हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर सेकंड का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैप्टर का थ्योरी को कंप्लीट करें। उसके बाद आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको आप एक तरह से सोल्व करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं। दी गई मुद्रा और विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता केवल उस सीमा तक, उस लिमिट तक वस्तुओं के बंडलों का चयन कर सकता है, यानी सिलेक्शन कर सकता है, जिनकी लागत उपभोक्ता के पास उन्हें क्रय यानी खरीदारी करने के लिए उपलब्ध मुद्रा से कम या समान होती है। ठीक है, उपभोक्ता के लिए उपलब्ध वस्तुओं के बंडलों यानी समूहों के समुच्चयों को क्या कहेंगे, बजट सेट या फिर बजट समुच्चय कहते हैं। सेट को ही हिंदी में क्या कहते हैं, बजट समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, सेट को हिंदी में समुच्चय कहते हैं। तो इसी को क्या कहेंगे, बजट सेट या बजट समुच्चय कहते हैं। ठीक है, यानी उपभोक्ता का बजट सेट क्या होता है ये आप समझ लिए। पहला क्वेश्चन मेरा डन हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि बजट रेखा से आप क्या समझते हैं। बजट सेट पर लिए बजट रेखा के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बजट रेखा से अभिप्राय, बजट रेखा से अर्थ या फिर मतलब उस रेखा से है जिस पर वस्तुओं के वे सभी समुच्चय, वे सभी सेट्स, ठीक है, जिनकी कीमत यानी जिनकी लागत उपभोक्ता के आय के समान होती है, इनकम के समान होती है, उसी को क्या कहते हैं, बजट रेखा कहते हैं। और बजट रेखा का जो समीकरण होता है, इक्वेशन होता है P1x1 प्लस P2x2 बराबर m। P1x1 प्लस P2x2 बराबर वो m होता है। यानी बजट रेखा जो होता है, बजट इक्वेशन का ये एक तरह से समीकरण होता है, इक्वेशन होता है। ठीक है, तो बजट रेखा आप समझ लिए। और यहाँ आपको P1 जो इंडिकेट कर रहा है, P1 एक वस्तु का कीमत को इंडिकेट कर रहा है, P2 दूसरा वस्तु का कीमत को यानी प्राइस को इंडिकेट करता है, यानी दर्शाता है। ठीक है, x1 और x2 जो है वस्तुओं का मात्रा है, यानी वस्तु का एक तरह से कितना मात्रा में वस्तु उपलब्ध है। ठीक है, और m जो है वस्तु उपभोक्ता की आय है। m क्या है, उपभोक्ता की आय, ये यही आय की बात की जा रही है। ठीक है, m बराबर P1 प्लस x1 प्लस P2x2। ठीक है, P2x2। ठीक है, बजट रेखा से आप समझ लिए बजट रेखा क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पूछा जा रहा है कि बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों जाती है। यानी बजट रेखा की जो प्रवणता होती है, उसका जो ग्राफ होता है वो नीचे की ओर क्यों जाता है। ठीक है, बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी समूहों को व्यक्त करती है। देखिए, इन सारा क्वेश्चन से जो एक तरह से सोल्व करते हैं तो सारा थ्योरी में कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, थ्योरी में अगर आप कंप्लीट कर लिए तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, इसलिए मैं पहले भी बोल दिया कि इस चैप्टर का जो थ्योरी है, अगर आप वो थ्योरी को कंप्लीट नहीं किए तो प्लीज पहले थ्योरी को कंप्लीट कर ले। ठीक है, यहां मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करा रहा हूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देते हुए चल रहा हूं। ठीक है, बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों जाती है, क्योंकि बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी समूहों को व्यक्त करती है जिनकी लागत यानी जिनका कॉस्ट उपभोक्ता की आय के समान के बराबर होती है, आय के बराबर होती है, जो इनकम होता है उपभोक्ता का उसके समान होता है। ठीक है, बजट रेखा का जो ढाल होता है वह ऋणात्मक होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। क्यों होता है ऋणात्मक, क्योंकि यदि उपभोक्ता यानी कंज्यूमर एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है यानी उपयोग करता है, बढ़ाना चाहता है या फिर उपयोग करता है या फिर उपयोग को बढ़ाना चाहता है, तो उसे दूसरी वस्तु की कुछ इकाई को क्या करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। क्यों त्यागना पड़ता है, क्योंकि दूसरा वस्तु अगर एक वस्तु को और बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि उसके पास इनकम जो है लिमिटेड में है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो लागत है उपभोक्ता की आय के बराबर होती है। अगर वो कोई दूसरा वस्तु को या फिर क्योंकि अगर वो एक वस्तु को एक तरह से उपभोग करना चाहेगा, नया वस्तु को बढ़ाना चाहेगा, उपभोग को बढ़ाना चाहेगा, तो उसको ऑटोमेटिकली दूसरा वस्तु को त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाजार रेखा का जो ढाल का माप जो होता है P1 P2 होता है। क्या होता है, बाजार रेखा का जो ढाल की माप होती है वो क्या होती है, P1 P2। अगर आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाए कि बाजार रेखा की जो ढाल होती है उसका माप क्या होता है, P1 P2 होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताया जा रहा है कि P1 P2 से क्या मतलब है। यह जहां P1 तथा P2 उपभोक्ता द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तुओं की कीमत है, यानी क्रय की जाने वाली वस्तुओं की कीमत है, क्रय यानी खरीदारी की जाने वाली वस्तु की जो कीमत है वो P1 P2 से दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप समझ लिए बजट रेखा प्रवणता जो होता है वो नीचे की ओर क्यों जाता है, ये सारा कारण होता है। ठीक है, तो मेरा तीसरा क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी जो होता है ऐसे सेट करके आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि बजट रेखा के ढाल का निरपेक्ष मूल्य क्या मापता है, यानी बजट रेखा के ढाल का जो निरपेक्ष मूल्य है वो क्या मापता है, किस चीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो आपको जो एक तरह से आंसर देना है, जब कोई उपभोक्ता यानी जब कोई कंज्यूमर अपनी बजट यानी अपनी बजट आय का संपूर्ण भाग खर्च करता है, पूरा भाग को खर्च कर देता है, व्यय कर देता है, तो बजट रेखा के ढाल का निरपेक्ष मूल्य जो होता है -2 से -2 के लिए वस्तु पहला यानी दूसरा वस्तु के लिए पहला वस्तु की प्रतिस्थापन दर को क्या करता है, मापता है। ठीक है, दूसरे वस्तु के लिए पहला वस्तु की जो होता है दूसरे वस्तु के लिए पहला की प्रतिस्थापन को दर जो होता है उसको मापता है, रेट को मापता है। ठीक है, यानी बजट रेखा का जो ढाल निरपेक्ष मूल्य क्या मापता है, तो क्या मापता है, ढाल का निरपेक्ष मूल्य वस्तु दो यानी वस्तु सेकंड वस्तु के लिए पहला की
जो होता है फर्स्ट जो प्रतिस्थापन की जो दर होती है, रेट होती है, उसी को मापता है। ठीक है, ये मेरा चौथा क्वेश्चन था, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था, ग्राफ से रिलेटेड, तो ये मेरा क्वेश्चन कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि दो वस्तुओं की कीमतें यानी दो वस्तुओं की प्राइस और उपभोक्ता की आय क्या निर्धारित करती है। ठीक है, तो दो वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता की आय बंडलों यानी एक तरह से समुच्चयों की उपलब्धता को यानी एक तरह से निर्धारित करता है, एक तरह से फिक्स करता है कि कितना बंडल कितना समुच्चय एक तरह से फिक्स होंगे या फिर उसके आय के अनुसार। ठीक है, दो वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता की आय बंडलों की उपलब्धता को क्या करता है, निर्धारित करता है, फिक्स करता है। ये मेरा पांचवा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि उपलब्ध बंडलों में परिवर्तन के कौन कौन से कारक हैं, यानी उपलब्ध बंडल जो है एक तरह से वस्तु के जो बंडल है उसमें परिवर्तन यानी चेंजिंग के कौन कौन से कारक है। ठीक है, तो उपलब्ध बंडलों में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक दोनों वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन या किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। ठीक है, ये दो कारक हैं। वो एक तरह से बंडल में कोई भी बंडल है, बहुत सारा कोई एक बंडल है उसमें बहुत सारा वस्तु है। ठीक है, 1 2 3 4 10 वस्तु भरा हुआ है। ठीक है, वो सारे वस्तु को एक तरह से जो एक तरह से उसमें जो एक तरह से इफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। अगर दोनों वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो जाएगा, मान चलिए एक तरह से कीमत दो वस्तु, अगर एक बंडल है, दो वस्तु उसमें है भरा हुआ, ठीक है, अगर दोनों वस्तु का कीमत अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि वो एक तरह से उसमें प्रभाव आएगा, यानी बंडल को कम खरीदेगा लोग, उसका उपभोक्ता की जो संख्या होगी, कंज्यूमर की जो संख्या होगी वो क्या होगा, घटने लगेगा। या फिर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन है, अगर उपभोक्ता का अगर आय ही कम हो गया, अगर वो ज्यादा रुपया नहीं कमाने लगे तो वो बंडल जो है दूसरा दो वस्तु का जो बंडल है तो उसको वो खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वही बात आपको कह रहा है कि उपलब्ध बंडलों में परिवर्तन के कौन कौन से कारक हैं, तो उपलब्ध जो बंडल है उसमें दो कारक एक तरह से फैक्ट डालते हैं, अपना एक तरह से प्रभाव डालते हैं। तो छठा क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि माना उपभोक्ता की आय यानी माना कि उपभोक्ता यानी कंज्यूमर की आय जो है इनकम है M1 से M से M1 परिवर्तित हो जाता है, M से क्या हो जाता है M1 यानी चेंज हो जाता है, M से M1 हो जाता है। ठीक है, और दोनों वस्तुओं की कीमत समान रहती है। ठीक है, कीमत जो एक तरह से बंडल में जो दो वस्तु है दोनों वस्तु की कीमत समान रहती है। क्या नई बजट रेखा का ढाल बदल जाएगा, तो उत्तर आपको क्या देना है कि नई जो एक तरह से बजट रेखा का जो ढाल होगा आय में परिवर्तन से पूर्व बजट रेखा जैसा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि एक तरह से M1 से क्या हुआ कि माना कि उपभोक्ता की आय M1 से परिवर्तन होकर M2 हो गया, तो आप ये कह सकते हैं M1 से हो गया कि कहां M1 से आगे बढ़ गया, यानी M एक सेकंड और एक स्टेप और आगे बढ़ गया। तो यहां मतलब क्या हो गया कि उपभोक्ता का जो आय है यानी कंज्यूमर का जो एक तरह से इनकम है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो सेट जो है एक सेट में कितना, दो वस्तु है, तो वहां जो उपभोक्ता का जो इनकम है वो तो बढ़ गया, तो एक तरह से सेट को वो खरीदेगा क्योंकि उसके पास इनकम बढ़ गया, तो उसमें कोई एक तरह से प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नई बजट रेखा का ढाल आय में परिवर्तन से पूर्व बजट रेखा जैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक उपभोक्ता यानी एक कंज्यूमर दो वस्तुओं का उपभोग करने के लिए इच्छुक है, यानी उसको एक तरह से जिज्ञासा है कि हम दो एक तरह से वस्तु का एक तरह से उपभोग करेंगे। ठीक है, जो दोनों वस्तुओं की कीमत क्रम से 4 रुपया है, पहला वस्तु का कीमत दूसरा वस्तु का कीमत 5 रुपया है, उपभोक्ता की जो आय है वो 20 रुपया है। तो आपको एक पूछा जा रहा है कि बजट रेखा के समीकरण को लिखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि उपभोक्ता यदि अपनी संपूर्ण आय वस्तु एक यानी पहला वस्तु पर व्यय कर दे तो दूसरा वस्तु पर कितनी मात्रा हो, यानी वो तो वह उसकी कितनी मात्रा का एक तरह से उपभोग कर सकती है। मान चलिए कि अगर ये वस्तु को नहीं खरीदेगा 5 रुपया वाला, अगर सिर्फ वह ये रुपया से 5 रुपया से सिर्फ मतलब 4 रुपया वाला वस्तु को ही खरीदेगा तो वह कितनी यानी वह उसकी कितनी मात्रा का उपभोग कर सकता है, उपयोग कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन से रिलेटेड है। तीसरा क्वेश्चन, यदि वह अपने संपूर्ण आय वस्तु सेकंड यानी दूसरा वस्तु पर व्यय कर देता है, खर्च कर देता है 5 रुपया वाला वस्तु पर, तो वह उसकी कितनी मात्रा का उपभोग यानी इस्तेमाल कर सकता है। चौथा क्वेश्चन है कि बजट रेखा की प्रवणता क्या होगी। ठीक है, यह क्वेश्चन रिलेटेड है 5 6 7 से। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है, आपको आंसर देना है। बजट सबसे पहला जो क्वेश्चन है बजट रेखा के समीकरण को लिखिए। तो बजट रेखा का समीकरण आप सिंपल मैंने आप लोग को बता दिया, पहला ही क्वेश्चन है बजट रेखा का जो समीकरण होता है m बराबर P1 प्लस P1x1 प्लस P2x2 P1x1 प्लस P2x2 P1x1 प्लस P2x2 बराबर m, या फिर m बराबर P1x1 प्लस P2x2। ठीक है, ये क्या हो गया, बजट रेखा यानी बजट रेखा का इक्वेशन यानी सामान्य जो जनरल समीकरण होता है इक्वेशन, वो क्या हो गया, बजट रेखा का समीकरण इस प्रकार होता है। ठीक है, जहां जो P1 तथा P2 है दोनों वस्तुओं की कीमत है, और x1 x2 क्या है, दोनों दो वस्तुओं के क्रय की जाने वाली वस्तु की मात्रा है, कितना मात्रा में पहला वस्तु या फिर दूसरा वस्तु को खरीदा जाता है वो कौन दर्शाता है, x1 और x2। ठीक है, m जो है उपभोक्ता की आय यानी कंज्यूमर का इनकम कितना है वो कौन दर्शाएगा, m दर्शाता है। किसमें, यानी एक तरह से सामान्य समीकरण में, किसका सामान्य समीकरण में, बजट रेखा का सामान्य समीकरण में। ठीक है,
तो मेरा पहला क्वेश्चन कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन से ही आपको 4 क्वेश्चन पूछा गया है, तो मेरा इसमें से पहला क्वेश्चन कवर हुआ, 4 में से पहला क्वेश्चन कवर हुआ। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर होगा x बराबर क्या हो जाएगा, mp1 माइनस p2 p1 x2। ठीक है, ये आपका एक तरह से समीकरण से आप निकाल सकते हैं। x एक तरह से ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एक तरह से ग्राफ में बनाना पड़ेगा और एक तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा कि दूसरा नंबर का जो आंसर होगा x1 बराबर mp1 माइनस p2 p1 x2। ठीक है, तो अब 204 रुपया बराबर 45 माइनस 204 माइनस 45 इंटू 0। ठीक है, x2 बराबर 0, क्योंकि उपभोक्ता पूरे आय एक वस्तु के उपभोग पर एक तरह से खर्च कर देता है, यानी x2 0 क्यों हुआ, क्योंकि x2 किसको एक तरह से इंडिकेट करता है, दूसरा वस्तु को। लेकिन यह उपभोक्ता क्या कर रहा है कि पहले वस्तु को ही, मतलब जितना भी इनकम है पहला वस्तु खरीद लेता है, वो सारा इनकम से, मतलब दूसरा वस्तु नहीं खरीदता। ठीक है, यदि वो ये पहला ही वस्तु पर व्यय कर देते तो दूसरी वस्तु की, यानी एक तरह से वह उस वस्तु की कितनी मात्रा का एक तरह से उपभोग कर सकता है, मतलब दूसरा वस्तु नहीं खरीद रहा है वो। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 5 माइनस 0 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं थोड़ा। यदि वह अपनी संपूर्ण आय, यानी पूरा आय वस्तु दूसरा में नहीं, सेकंड वस्तु में अगर खर्च कर दे तो वह उसकी कितनी मात्रा को उपभोग कर सकता है, एक तरह से इस्तेमाल कर सकता है। तो हम एक तरह से सोल्व करते हैं। देखिए, यदि उपभोक्ता अपनी पूरी आय एक वस्तु के उपभोग कर खर्च कर दे तो वह उस वस्तु की 5 इकाई का इस तरह से क्रय कर सकता है, खरीद सकता है। ठीक है, अगर पहला वस्तु जो है, पहला जो दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर वो पूरी एक तरह से 5, देखिए 20 रुपया है किसी के पास। ठीक है, तो 20 रुपया है तो एक तरह से 5 रुपया, सॉरी 20 रुपया है, अगर वो सिर्फ 4 रुपया वाला वस्तु को खरीदना चाहेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ एक तरह से लॉजिक के तरीके से आपको बताया जा रहा है, यहाँ एक तरह से समीकरण यानी बजट रेखा का जो समीकरण है उसके द्वारा आपको समझाया जा रहा है, लेकिन आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर 20 रुपया है आदमी के पास, अगर सिर्फ वह 4 रुपया वाला वस्तु को खरीदना चाहेगा तो कितना वस्तु को खरीद सकेगा, 20 बटा 4 कर देंगे, कितना 5 निकला, यानी 5 वस्तु को खरीद सकेगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 5 वस्तु। तो इसी तरह से यहाँ कैसे निकला है 5 वस्तु, लास्ट में क्या निकला है, 5 ही वस्तु निकला है। यानी ये समीकरण में बैठा के आपको निकालना है, यानी बजट रेखा का जो इक्वेशन है उसमें आपको बैठा के निकालना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बच्चा वाला वहां एक तरह से दिमाग लगा लिया डायरेक्ट वहां 5 लिख दिया। ठीक है, वो तो ऐसे भी कोई भी बता सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि यदि वह अपनी संपूर्ण यानी पूरा आय का एक तरह से दूसरा वस्तु में खर्च कर दे तो वह उसकी कितनी मात्रा को उपभोग कर सकता है। तो डायरेक्टली हम यहाँ देख लेते हैं। अगर दूसरा वस्तु का दाम कितना है, 5 रुपया, अगर सिर्फ 5 रुपया वाला ही वस्तु को पूरा तरह से खरीद ले, पूरा रुपया देकर के, तो कितना वस्तु खरीदेगा। तो 5 रुपया वाला वस्तु 20 रुपया में क्या हुआ, 4 हुआ। तो 20/5 कर देंगे, 20/5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी 4 वस्तु को खरीदेगा। यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, 4 वस्तु। कितना, 4 वस्तु को खरीद सकता है। तो यहाँ क्या दिया, 4 वस्तु लास्ट में निकला है कि नहीं निकला। तो यहाँ आपको एक तरह से वो जो बजट रेखा का समीकरण है उसको एक तरह से यूज करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पहला समीकरण की जैसा इसको भी सॉल्व करना है। तो आगे आपको बताया जा रहा है कि यानी बजट रेखा का जो ढाल होगा -P1 P2 बराबर -45 बराबर -0.8। ठीक है, ये एक तरह से बजट रेखा का ढाल होगा, यानी बजट रेखा का जो स्लोप होगा, यानी एक तरह से जो इक्वेशन होगा उसका स्लोप इस प्रकार होगा। ठीक है, आप ग्राफ में पढ़े हैं, कभी इधर क्या होता है, प्लस प्लस होता है, ऊपर भी प्लस प्लस, इधर माइनस प्लस, इधर माइनस माइनस। इस तरह से बजट रेखा का जो एक तरह से ये क्या होगा, ये पहला जो एक तरह से माइनस की ओर इंडिकेट करता है, यानी ग्राफ को एक तरह से आपको यहाँ से ग्राफ के जरिए आपको एक तरह से सॉल्व करके यहाँ आपको आंसर शो किया जा रहा है। ठीक है, तो मेरा 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 8वां नंबर में 4 क्वेश्चन था, इसके अंतर्गत 4 छोटा क्वेश्चन था। चारों क्वेश्चन हम कवर कर लिए, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 नंबर की ओर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उपभोग बंडल, यानी उपभोग बंडल की परिभाषा को लिखें, यानी उपभोग बंडल से आप क्या समझते हैं उसका परिभाषित कीजिए। ठीक है, 2 वस्तुओं का कोई ऐसा यानी संयोजन या फिर ऐसा समूह जो उपभोग के लिए यानी उपयोग के लिए उपलब्ध हो उसे उपभोग बंडल कहते हैं। यानी 2 वस्तु, यहां देखिए ध्यान दीजिए कि 2 वस्तुओं का कोई ऐसा संयोजन, सिर्फ 2 वस्तु की बात की जा रही है, बंडल में सिर्फ 2 ही वस्तु होना चाहिए। ठीक है, तो 2 वस्तुओं का ऐसा संयोजन, ऐसा एक तरह से संगठन जो उपभोग के लिए, इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो उसे क्या कहते हैं, उपभोग बंडल कहते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। सिंपल सी बात है, उपभोग बंडल के बारे में आपको पूछा जा रहा है। 2 वस्तुओं के संयोजन को क्या कहते हैं, उपभोग बंडल कहते हैं, सीधे बात। 10वां नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि उपभोग के लिए कौन सी मान्यता विश्लेषण से सरल बनाती है, यानी उपभोग के लिए कौन सी मान्यता विश्लेषण
विश्लेषण को क्या करती है, सरल बनाती है, एक तरह से उसको एक तरह से सिंपल कर देता है। ठीक है, तो ये आपको ये जो मान्यता है उपभोग के लिए केवल 2 वस्तु उपलब्ध है, विश्लेषण को सरल बना देती है। कितना वस्तु, 2 वस्तु। कौन सा वस्तु, 2 वस्तु की बात की जा रही है, यही वही बंडल वाला वस्तु, यानी 2 वस्तुओं के जो संयोजन को क्या कहते हैं, बंडल यानी उपभोग बंडल कहते हैं। यही क्या करता है कि उपभोक्ता के लिए कौन सी मान्यता विश्लेषण को सरल बना देती है, तो ये मान्यता उपभोग के लिए 2 वस्तु जो होता है एक तरह से विश्लेषण को क्या बना देती है, सरल बना देती है, यानी सिंपल बना देती है। अब आगे बढ़ते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि उस समस्या का नाम लिखो, यानी उस समस्या का नाम लिखिए जिसका सामना उपभोक्ता को करना पड़ता है, यानी एक तरह से कंज्यूमर के सामने जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी समस्या आते हैं, उसको जो सामना फेस करना पड़ता है, वो सारे समस्या को आपको एक तरह लिखने के लिए करा। ठीक है, तो उपभोक्ता को हमेशा संसाधनों की दुर्लभता, यानी दुर्लभता का मतलब वो होता है, यानी जो चीज जल्दी आसानी से नहीं मिले तो उसको क्या कहते हैं, दुर्लभता कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे शहर है, बड़ा यानी बड़ा बड़ा शहर है जैसे कि दिल्ली वगैरह हो गया, वहां पानी जल्दी नहीं मिलता। ठीक है, बहुत ज्यादा गहराई तक फिट करना पड़ता है, जिसके कारण ये इस कह सकते हैं बहुत ज्यादा गहराई तक उसको एक तरह से पाइप अंदर करना पड़ता है, उसके बाद पानी निकलता है, पीने वाला पानी। ठीक है, यानी धरातल से भूमिगत पानी निकलता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली में जो है पानी की एक तरह से दुर्लभता है। दुर्लभता का मतलब क्या होता है कि जो वस्तु आसानी से नहीं मिले। ठीक है, यानी उपभोक्ता को हमेशा संसाधनों की दुर्लभता अथवा सीमितता की समस्या का सामना करना पड़ता है, यानी यही एक समस्या हो गया जो एक तरह से उपभोक्ता को सामना करना पड़ता है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आगे पूछ रहा है आपको कि संसाधनों की दुर्लभता के विचार को जानने के लिए हमें क्या समझना आवश्यक है। ठीक है, तो संसाधनों की दुर्लभता के विचार को जानने के लिए हमें जो समझना है वो ये आवश्यक है कि उपभोग बंडल यानी 2 वस्तु के संयोजन को क्या कहते हैं, उपभोग बंडल कहते हैं। उपभोग बंडल पर व्यय करने के लिए उपभोक्ता के पास सीमित आय है, यानी सीमित यानी लिमिटेड आय है। एक तरह से आय जो कंज्यूमर है उसके पास ज्यादा आय नहीं है, मतलब 2 वस्तु का बंडल है उसमें तो एक तरह से लिमिटेड है कि यही 2 वस्तु का एक तरह से खर्च कर सकता है, यही बंडल में एक तरह से वो खरीद सकता है उपभोक्ता। यानी क्या है कि उपभोक्ता के पास क्या है, सीमित यानी लिमिटेड में इनकम होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि दुर्लभता यानी संसाधनों की दुर्लभता के विचार के बारे में हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि एक दिष्ट अधिमान यानी एक दिष्ट अधिमान से क्या समझते हैं, एक दिष्ट अधिमान। ठीक है, सबसे पहले आप बंडल तो समझते हैं, बंडल का मतलब होता है 2 वस्तु का समूह यानी 2 वस्तु का संयोजन। तो ये देखिए ये बंडल x1 x2, सिर्फ पहले आपको परिभाषा देखिए कि परिभाषा आपको कह रहा है कि यदि बंडल x1 x2 उपभोक्ता के लिए उपलब्ध है और यदि बंडल x1 x2 में बंडल y1 y2 की तुलना में कम से कम एक वस्तु की इकाई अधिक है और यदि बंडल x2 x1 में बंडल y1 y2 की तुलना में कम से कम एक वस्तु की इकाई अधिक है और दूसरी वस्तु की इकाई में कमी नहीं आती है तो उपभोक्ता बंडल y1 y2 की तुलना में एक तरह से बंडल x1 x2 का अधिक पसंद करेगा। एक तरह से ये बंडल x1 x2 को अधिक पसंद करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 बंडल उपभोक्ता के पास है, पहला बंडल x1 x2 है, दूसरा बंडल जो है y1 y2 है, यानी एक तरह से 2 वस्तु करके होता है, 2 वस्तु करके भरा जाता है एक बंडल में। ठीक है, अगर यहां मैं एक तरह से ये पहला बंडल में अगर 3 वस्तु आ जाए तो उपभोक्ता किसको लेना पसंद करेगा, तो ये वस्तु को लेना पसंद करेगा, पहला वाला बंडल यानी x1 x2 को लेना पसंद करेगा, क्योंकि इसमें 2 वस्तु है। कितना वस्तु, 2 वस्तु है, यानी एक इकाई अधिक है। ठीक है, यानी एक इकाई अधिक होने का मतलब क्या हुआ, 2 इकाई होता है, 2 इकाई का संयोजन को क्या कहते हैं, बंडल कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 2 इकाई के अतिरिक्त एक और इकाई अधिक हो जाए तो उपभोक्ता किसको लेना पसंद करेगा, जिसमें एक इकाई अधिक हो और इसमें 2 ही इकाई, तो इसको लेना पसंद नहीं करेगा। यदि या अब उल्टा भी कर सकते हैं, अगर इसमें 3 बंडल आ जाए, y1 y2 में 3 बंडल आ जाए, अगर इसमें 2 ही बंडल है तो उस उपभोक्ता यानी कंज्यूमर किसको लेना पसंद करेगा, तो ये वाला बंडल y1 y2 वाला बंडल को लेना अधिक पसंद करेगा। तो यही चीज को क्या कहते हैं, एक दिष्ट अधिमान कहते हैं। किसको क्या कहते हैं, इसको एक दिष्ट अधिमान कहते हैं। यह परिभाषा दिया गया है आपको समझाने के लिए, लेकिन आप अपने से भी समझ करके इसका एक तरह से परिभाषा लिख सकते हैं एक दिष्ट अधिमान का। ठीक है, यह परिभाषा दिया गया एक दिष्ट अधिमान का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि यदि एक उपभोक्ता यानी एक कंज्यूमर अधिमान एक दिष्ट, अधिमान एक दिष्ट क्या होता है, 14 नंबर में क्लियर करा दिए। अधिमान एक दिष्ट तो एक बंडल वो 10 8 है, ठीक है, और दूसरा बंडल जो है 8 6 के बीच तटस्थ हो सकता है। ठीक है, यदि एक उपभोक्ता के अधिमान एक दिष्ट हो यानी एक दिष्ट का मतलब क्या होता है कि जिस बंडल में यानी अधिमान एक दिष्ट उपभोक्ता जो है एक तरह से अधिमान एक दिष्ट है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस बंडल में ज्यादा वस्तु उपलब्ध रहेगा तो वो बंडल को ज्यादा पसंद करेगा उपभोक्ता। ठीक है, तो उपभोक्ता के लिए दोनों वस्तुएं वांछनीय है। वांछनीय का मतलब होता है एक तरह से खत्म होने वाला पदार्थ, यानी एक तरह से यूज करो, एक तरह से अगर ज्यादा उसका अगर यूज नहीं किया जाए तो वो खत्म हो जाएगा, वो रखने वाला चीज नहीं है, उसी को क्या कहते हैं, वांछनीय कहते हैं। यानी कंज्यूमर के लिए दोनों वस्तु जो है वह क्या है, वांछनीय होती है, एवं उपभोक्ता कंज्यूमर हमेशा कम वस्तुओं के स्थान पर अधिक वस्तुओं को पसंद करता है। यानी एक तरह से बंडल जो है, अगर बंडल में कम वस्तु है तो वह कम पसंद करेगा, अगर ज्यादा वस्तु उसको ज्यादा पसंद करेगा, यानी अधिक वस्तुओं को
पसंद करता है, अर्थात उपभोक्ता 10, 8 और 8, 6 में उपभोग के लिए उदासीन नहीं हो सकता। वह बंडल 8, 6 की तुलना में 10, 8 को अधिक पसंद करेगा, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें तो पहला जो वस्तु है उसमें कितना सेट है, ठीक है, 10 वस्तु, 10 इकाई है, सॉरी 2 इकाई है, 2 इकाई में पहला इकाई में 10 है और दूसरा इकाई में 8 है। इसमें भी 2 इकाई है, 2 सेट है, पहला इकाई में 6 है, दूसरा जो एक तरह से इकाई है इसमें 6, सॉरी दूसरा जो सेट है इसमें एक तरह से 6 है, ठीक है। तो कह सकते हैं इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, तो कह देता हूं कि जो कोई भी कंज्यूमर हो तो वो ज्यादा वस्तु को लेना पसंद करता है, कम एक तरह से सेम प्राइस में, सेम कीमत में। तो ये एक तरह से इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी 15 नंबर मेरा क्वेश्चन कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि मान लीजिए, आपको एक तरह से सपोज लीजिए, मान लीजिए कि उपभोक्ता के पास, यानी उपभोक्ता के लिए, उपभोक्ता यानी एक तरह से कंज्यूमर के अधिमान निर्दिष्ट बंडल 10, 10, 10, 9 तथा 9, 9 पर उसके अधिमान श्रेणी क्रम के विषय में जो होता है आप क्या बता सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से सिंपल सी बात है, उसको सजा लेना है। उपभोक्ता के लिए तीनों, यानी उपभोक्ता के लिए दोनों वस्तुएं वांछनीय होती है, यानी जितनी वस्तुएं, 2 वस्तु जो इसमें संयोजन होता है, वो 2 वस्तु का, यानी एक तरह से बंडल में जो 2 वस्तु का संयोजन होता है वो दोनों वस्तुएं क्या होती है, वांछनीय होती है। वांछनीय का मतलब क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। वांछनीय का मतलब वह पदार्थ जिसको आप नहीं रख सकते हैं ज्यादा देर तक, उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। एक उपभोक्ता यानी एवं उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कम वस्तुओं की तुलना में, यानी कम वस्तुओं का कंपैरिजन में अधिक वस्तुओं को पसंद करता है। इसी आधार पर उपभोक्ता 10, 10 बंडल को अधिकतम कोटि तथा 10 बंडल 9, 9 को न्यूनतम प्रदान कोटि, एक तरह से न्यूनतम कोटि प्रदान करेगा, ठीक है। ये बीच में रह जाएगा, ये मिडिल में रह जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा पसंद किसको करेगा भाई, 10, 10 वाला बंडल को, उसके बाद सबसे कम किसको, 9, 9 वाला बंडल को, ठीक है। इसमें जो एक ही यूनिट कम हुआ है, पहला जो सेट है इसमें तो इसमें भी 10 है, एक तरह से सिर्फ दूसरा वाला सेट में 9 हो गया, बीच वाला एक तरह से मिडिल में जो सेट दिया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से 16 नंबर क्वेश्चन आप एक तरह से सिलेक्शन करके आंसर दे सकते हैं, अपने मन से आंसर देना। यहां आपको देख लेना है कि किसको ज्यादा एक तरह से उपभोक्ता पसंद करेगा, किसको नहीं करेगा, उसी के अनुसार आपको आंसर दे देना है। अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि मान लीजिए, एक तरह से सपोज कर लीजिए, आपका मित्र, आपका फ्रेंड बंडल जो है 5, 6 और बंडल 6, 6 के बीच तटस्थ है, यानी एक तरह से उनके समीप है, उसके बगल में है, ठीक है। क्या आपके मित्र के अधिमान निर्दिष्ट है? तो यह बात आपको इस तरह से इस प्रकार लिखना है कि एक उपभोक्ता कम वस्तुओं की तुलना में अधिक वस्तु को पसंद करता है। यही बात हर चीज में रिपीट किया जाएगा जहां अगर अधिमान एक दिष्ट की बात आ जाएगी, यानी अधिमान एक दिष्ट की जहां एक तरह से बात आ जाएगी, तो यही बात आपको लिखना है, ठीक है। यानी उपभोक्ता जो होता है कम वस्तु की तुलना में अधिक वस्तु को पसंद करता है। बंडल 6, 6 में बंडल 5, 6 की तुलना में वस्तु 1 इकाई ज्यादा है। इसमें क्या देख सकते हैं, यहाँ 5, 6 है, यहाँ 5, 6, 6 है, तो पहला वाला जो यूनिट है इसमें एक वस्तु जो है 1 इकाई ज्यादा है, और दूसरी वस्तु दोनों बंडलों में की जो होता है, यानी दूसरा जो बंडल है, तो दोनों एक तरह से दूसरी वस्तु जो है दोनों बंडल में क्या है, समान इकाई का, यानी बंडल जो है 2 वस्तु का जो बंडल है, एक तरह से ये पहला बंडल है और ये दूसरा बंडल है, यानी दोनों की जो बंडलों में जो दूसरा इकाई है, इकाई में समान, एक तरह से समान है, ठीक है। अतः उपभोक्ता 6, 6 बंडल को क्या करेगा, पसंद करेगा, किसकी तुलना में, 5, 6 की तुलना में, किसकी तुलना में, 5, 6 की तुलना में। इसी प्रकार वरीयता से, यानी वरीयताओं को एक तरह से, वरीयताओं को सुरा कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी प्रकार वरीयताओं को एक सुरा कहते हैं, ठीक है। एक तरह से इसको जो एक तरह से वरीयता होता है, यानी एक तरह से टेंडेंसी होती है ज्यादा वस्तु को चूज करने की, इसको क्या कहते हैं, सुरा कहते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, 17 क्वेश्चन कवर किए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जितने भी क्वेश्चन कवर किए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक तरह से रिपीट करने का कोशिश कीजिएगा। एक दिष्ट अधिमान क्या होता है, एक तरह से अगर वस्तु अगर रख दिया जाए सेट में, एक तरह से डिफरेंस कर दिया, किसी में कम कर दिया जाए, किसी में बढ़ा दिया जाए, तो उपभोक्ता किसको पसंद करेगा। उपभोग बंडल क्या होता है, 2 वस्तुओं का संयोजन होता है। इस तरह से ये सब समझ लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपका बजट समीकरण, ठीक है। बजट समीकरण आपको याद रखना, P1x1 + P2x2 = m, ठीक है। बजट समीकरण के माध्यम से ही हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन को कवर किए, 8वां नंबर क्वेश्चन को सोल्व किया। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। एक तरह से अगर आपको किसी बच्चा को पूछ दिया जाए कि 20 नंबर वाले, अगर 20 रुपया है किसी के पास, अगर वो 4 रुपया वाले वस्तु को, कितना वस्तु को खरीद सकते हैं, 5 वस्तु को, अगर 5 रुपया वाला वस्तु को 4 वस्तु को खरीद सकेगा, यानी इनकम टोटल कितना है, 20 रुपया है किसी के पास, तो वो 4 रुपया वाला वस्तु को 5 को खरीदेगा। अगर 20 रुपया है वो तो 5 रुपया वाला वस्तु को 4 को खरीदेगा। सिंपल सी बात है, बच्चा वाला बात है, लेकिन आपको आंसर किस प्रकार देना है, इसको सोल्व कैसे करना है। P1x1 + P2x2 = m, यानी बजट रेखा समीकरण के द्वारा आपको ये हल करना है, एक तरह से सोल्व करना है। तो 8वां क्वेश्चन में हम लोग एक तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पढ़े, और यहाँ क्या होता है कि M1 से M2 हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, आया यहाँ बढ़ जाता है, जिसके कारण जो होता है बजट रेखा में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है, यानी वो जैसे के तैसा ही रहता है। तो हम 6ठा क्वेश्चन कवर किए कि उपलब्ध बंडलों में परिवर्तनों के कौन कौन से कारक है भाई। तो 2 कारक होते हैं, दोनों वस्तुओं की कीमत में अगर परिवर्तन आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, अगर एक तरह से कीमत बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वहां एक तरह से उपभोक्ता कम खरीदेगा, और उपभोक्ता की आय अगर
अगर घट जाएगी तो वो कोई भी वस्तु को खरीदने में असमर्थ होगा। तो ये दोनों चीज जो है उपलब्ध बंडलों को एक तरह से उपलब्ध बंडलों में क्या करता है, परिवर्तन में क्या करता है, प्रभाव डालता है, एक तरह से उसमें चेंजिंग लाता है, प्रभाव डालता है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, सिर्फ चेंजिंग यानी नहीं लगता है, यानी परिवर्तन तो लाता है, परिवर्तन को आप ये भी कर सकते हैं, प्रभाव डालता है, यानी इफेक्ट डालता है। अब पांचवा नंबर जो क्वेश्चन कवर किया कि दो वस्तुओं की कीमतों और उपभोक्ता के आय का निर्धारण जो क्या निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो क्या निर्धारित करते हैं, दो वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता के आय बंडलों की उपलब्धता को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन हम कवर किए, बजट रेखा का जो ढाल होता है वह निरपेक्ष मूल्य क्या मापता है, ये कवर किए। बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों जाती है, इसका स्लोप वो हम कवर किए। सबसे पहला क्वेश्चन कवर किए, बजट रेखा क्या होता है, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। बजट रेखा क्या होता है, यानी बजट इक्वेशन, बजट लाइन क्या होता है, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। सिर्फ आपको एक तरह से ये क्वेश्चन को इक्वेशन को P1x1 प्लस P2x2 को किसी भी हाल में नहीं भूलना है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर, 15 क्वेश्चन कवर किए। बजट सेट क्या होता है, यानी बजट सेट क्या होता है, बजट समुच्चय भी क्या होता है, बजट सेट या बजट समुच्चय दोनों एक ही चीज है, ये दोनों क्या होता है ये आपको एक तरह से बता दिए। 15 यानी 15 16 17 क्वेश्चन कवर किए। 17 क्वेश्चन में से जिसमें भी आपको डाउट होता है प्लीज कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिएगा। और आप प्लीज चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। ठीक है, अगर वीडियो को अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करते, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।